कानपुर के सबसे चर्चित अगर मामलों की हम बात करें तो यहाँ के छात्र कुशाग्र कनौडिया हत्याकांड की सबसे ज़्यादा चर्चा पहले भी हो रही थी और आज भी हो रही है। अभी कोर्ट ने इस पूरे मामले में जो 3 आरोपी हैं उन तीनों को ही दोषी ठहरा दिया है और 22 तारीख को उन तीनों आरोपियों को, उन तीनों अपराधियों को सज़ा सुनाई जाएगी। क्या सज़ा होगी ये तो सिर्फ कोर्ट जानती है और 22 तारीख को कोर्ट बताएगी, लेकिन ये पूरा मामला कत्ल से लेकर सज़ा तक कैसे पहुंचा, इसको बताने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सरकारी अधिवक्ता भास्कर मिश्रा। उनसे बात कर लेते हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि कैसे ये पूरा मामला, कैसे ये पूरी हत्या आखिरकार सज़ा तक पहुंची। तो भास्कर जी, सबसे पहले तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जब ये पूरा मामला आया, सब विवेचना हुई, उसके बाद चार्जशीट लगती है कोर्ट में, चार्जशीट कोर्ट में लगने के बाद ऐसे कौन से पॉइंट्स थे जिसको कि जो बचाव पक्ष है वो सबसे ज़्यादा उसमें जोर दे रहा था अपने बचाव में? ऐसे कौन से प्रमुख पॉइंट कौन से थे? देखिए, जब कोई बड़ी घटना हो जाती है तो पुलिस अपनी कोशिश तो पूरी करती है कि हम अच्छे ढंग से विवेचना करें, लेकिन वो तारतम्य में कुछ चीज़ें पुलिस से छूट भी जाती हैं और वही जो अभियुक्त पक्ष होता है उसके लिए जो है मददगार साबित होती है। तो जो बचाव पक्ष था तो उसने कुछ बिंदु बहुत तेज़ी से उठाए, बहस के दौरान भी और जब गवाहों से जिरह होती थी तब भी। एक तो एफआईआर दर्ज होने का समय और लाश बरामदगी का समय। तो एक्चुअल में ये हुआ कि चूँकि प्रभात के घर से ही लाश बरामद हुई थी तो पुलिस को पता चला, फिर उसके बाद पूरी कार्रवाई में थोड़ा समय लगा और जहां लाश बरामद हुई वो फजलगंज थाने का था और जो ये मामला है वो रायपुर थाने का था, रायपुरवा थाने का। तो एफआईआर हुई 4:09 में और वो जो है अपहरण की एफआईआर हुई और उधर 4:09 के पूर्व ही पुलिस ने अपने कागजातों में कई जगह लिखा है कि 2:50 पर लाश जो है मिल गई थी। तो इस बात को लेकर के कि जब लाश पहले मिल गई तो एफआईआर बाद में भी हुई और उसके बाद धारा उसमें 364 ए ही क्यों लगी। तो एक ये महत्वपूर्ण बिंदु जो है बचाव पक्ष का रहा। दूसरा ये थोड़ी सी ये चीज़ थी कि कोई आई विटनेस इसमें नहीं था। आई विटनेस के तौर पे हमारा सीसीटीवी ही था, सीसीटीवी फुटेज जो है वही आई विटनेस था, बाकी आई विटनेस नहीं था। लास्ट सीन भी कोई गवाह नहीं था, आखिरी बार साथ में अभियुक्तों के साथ जाने वाला। तो ये बिंदु जो हैं ये बचाव पक्ष ने उठाए उनको। तो अगर इन्हीं दोनों बिंदुओं की बात की जाए तो आपकी काट क्या थी, अभियोजन की काट क्या थी? सबसे पहले कि जैसे आपने बताया कि वो वाली एफआईआर पहले हो गई और जबकि बाद में अपहरण दिखा रहे हैं, और ये दूसरा बिंदु की जो आपने दूसरी वाली बात बताई, तो इन दोनों की काट आपके पास क्या? अब अभियोजन ने जब हमारे पास ये केस आया तो हमने वास्तविकता जानने की कोशिश करी कि पुलिस के कागजातों में ये लाश मिलने का समय अलग अलग क्यों है। तो जो वास्तविक बात समझ में आई उसी को हम साक्ष्य में लाए। तो वास्तविक बात ये थी कि जब इनके घर वाले, पुलिस प्रशासन और अभियुक्त सभी प्रभात के घर पर मौजूद थे तो वहीं पर सीसीटीवी में देखा गया और सीसीटीवी में देख के उसी दौरान अभियुक्त गणों ने बताया कि हमसे गलती हो गई है और वहाँ पर लाश जो है भंडरिया में। तो वो जो समय था वो 2:50 था। फिर पूरी कार्रवाई होने में जो एफएसएल आई, फिर रिकवरी हुई, सब चीज़ें हुई, फिर बहुत ज़्यादा भीड़ होने लगी तो लाश जल्दी में वहाँ से भेजी गई, तो उसमें समय लग गया। तो उसी बीच वहाँ चूँकि वादी जो था तो वो वहाँ थाने पे एफआईआर उसने दर्ज कराई, तो तब तक उनको जानकारी नहीं थी कि लाश मिल गई है। तो वो 4:09 पे एफआईआर हुई और वो अपहरण में हुई। लास्ट सीन भी आप लोगों ने सीसीटीवी के माध्यम से ही उसको साबित किया? हाँ, सीसीटीवी उसको हम लोगों ने शब्द तो लास्ट सीन थ्योरी नहीं दिया क्योंकि न्यायालय ने अपने जजमेंट में भी लास्ट सीन थ्योरी को नहीं लिया है, लेकिन सीसीटीवी कैमरा जो था वो कहीं कहीं आपने लिखा देखा होगा कि लोग लिख देते हैं कि सावधान रहें ऊपर वाले की नज़र में है। तो वास्तव में वो सीसीटीवी कैमरा ऊपर वाले की तरह ही काम किया उसने। और भंडरिया जो घटना स्थल है वहाँ जाना, प्रभात का जाना, फिर दोबारा फिर जाकर देखना कि ये बचा कि मरा, तो वो महत्वपूर्ण और उसको न्यायालय ने अच्छा साक्ष्य माना भी है सीसीटीवी कैमरा।
अगर हम गवाहों की बात करें तो कितने गवाह आप लोगों की तरफ से पेश किए गए और कितने गवाह बचाव पक्ष की तरफ से पेश किए गए? अभियोजन के द्वारा 14 गवाह प्रस्तुत किए गए और उनको अगर हम श्रेणियों में बांट दें तो 4 गवाह ऐसे थे जो जनता के गवाह थे, उसमें 3 गवाह कुशागर के घर के थे और 1 गवाह राजेंद्र गार्ड था जो महत्वपूर्ण साक्षी था, जिसने शिवा को लेटर डालते हुए देखा था अपनी आँखों से, उसने ये गवाही भी दी। और 3 कांस्टेबल कराए तो वो एफआईआर लेखक हैं। 1 कांस्टेबल महत्वपूर्ण है क्योंकि लाश अज्ञात में दर्ज हुई थी, तो उसने ये आकर बताया कि अज्ञात में क्यों दर्ज हो गई, बहुत ज़्यादा प्रेशर होने के कारण वो लाश लेके गया था। और 1 जो है जो घटनास्थल निरीक्षण वाले एफएसएल की टीम का कांस्टेबल वो हुआ 3, और 1 सब इंस्पेक्टर हुआ जिसने पंचायतनामा किया था। और अभियोजन ने 2 आईओ पेश करे, 1 ने शुरू की सब पूरी विवेचना करी है, 1 आईओ हुई अंकिता वर्मा जिन्होंने बाद में चार्जशीट लगाई थी। और इसमें 1 डॉक्टर 1 वैज्ञानिक अधिकारी, उनका भी महत्वपूर्ण रोल रहा, लिखावट की जांच और स्कूटी की जांच वो सब उन्होंने साबित करी न्यायालय में। और लास्ट में जो अभियुक्त गणों के सीडीआर हैं, घटना के दौरान आपस में कैसे किस समय बात कर रहे थे वो लोग, तो उसको साबित करने के लिए हमने नोडल अधिकारी बुलाए, तो जियो के और एयरटेल के नोडल अधिकारी आए। तो इस तरह से 14 गवाह अभियोजन ने प्रस्तुत किए। न्यायालय ने 313 के बाद मौका दिया अभियुक्त गणों को, लेकिन अभियुक्त गणों ने कोई अपनी तरफ से गवाही नहीं प्रस्तुत करी, जो 313 में बताया वही बताया। 120 एक धारा होती है कानून में जिसमें कि जो मेन अपराधी होता है उसके साथ मिलकर पूरी प्लानिंग की धारा होती है, जहाँ तक मैं समझता हूँ, और इसी से मिलती जुलती शायद 164 होती है, 34 होती है। इसमें भी इस पूरे मामले में इस धारा ने बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा किया, तीनों को हत्या का दोषी साबित करने में। तो ये क्या मामला है? एक धारा 34 है तो उसमें कॉमन इंटेंशन कहते हैं। अब सीसीटीवी हमारा बता रहा है कि भंडरिया के अंदर प्रभात गए हैं, बाकी 2 अभियुक्त भंडरिया के अंदर नहीं गए। तो 34 ये बताती है कि ये 2 अभियुक्त भी उस घटना में कैसे शामिल है। तो शिवा का लेटर डालने जाना और रचिता का घटना के समय प्रभात के घर में उपस्थित रहना, घटना के आगे पीछे प्रभात से बातचीत करना, ऐसे बहुत सारे बिंदु जो अभियोजन ने साबित भी किए हैं। और रचिता जिस स्कूटी से जाती थी उस स्कूटी का उपयोग करना, तो उसमें धारा 34 महत्वपूर्ण भूमिका अदा की और इन तीनों को उस अपराध में शामिल सिद्ध किया। कॉमन इंटेंशन तीनों का था। अगर हम धारा 34 की बात करें और 120B की बात करें तो काफ़ी मिलती जुलती है, तो हमारे दर्शक समझ पाएँ दोनों का डिफरेंस क्या होता है, क्योंकि शायद सज़ा भी दोनों में वो जो है उतनी ही होती है जितनी कि मेन अपराध। 120 भी है वो षड्यंत्र है, षड्यंत्र करते हैं और षड्यंत्र में ये आवश्यक नहीं है कि अभियुक्त जो हैं षड्यंत्र करने वाले वो मौके पर हों या वो कुछ एक्ट करें, तो वो 120 भी है। और ये जो धारा 34 है वो कॉमन इंटेंशन है, किसी अपराध को करने के लिए जो उनकी एक सामूहिक प्रवृत्ति है उसको दर्शित करता है। और इस मामले में 120 भी नहीं था, 34 ही था, और 34 ने बहुत महत्वपूर्ण काम किया इसमें। कहीं पे इस पूरे 2 साल मतलब तकरीबन 2 साल सवा 2 साल के आसपास कहीं पर ऐसा महसूस हुआ कि अपराधी छूट जा रहे हैं या फिर वो केस साबित नहीं हो पा रहा है या कहीं कोई दिक्कत आ रही है, कहीं पे ऐसा लगा? चैलेंजिंग ये था क्योंकि हृदय विदारक घटना थी और जो घर के गवाह थे वो गवाह जो है थोड़ा बहुत परेशानी में गवाही देने आए। कुशागर की माता थी, वो गवाही देते देते कई बार रोईं। तो उस समय ऐसा लगता था कि गवाही अच्छी नहीं हो पाएगी, ऐसा ना हो अभियुक्त छूट जाएं। लेकिन उस चीज़ को, उस हमारे भय को दूर किया सीसीटीवी कैमरे ने। मैं इतने 5 वर्षों से अभियोजन की तरफ से खड़ा हो रहा हूँ, सीसीटीवी फुटेज इतना क्लियर साफ मैंने किसी मामले में देखा नहीं। यहाँ तक कि जो चेहरे थे अभियुक्त गणों के और कुशाग्र का, वो बिल्कुल स्पष्ट उसमें दर्शित हो रहा था। तो जब सीसीटीवी न्यायालय में चला उसके बाद से ऐसा लगा कि नहीं, केस पर अपनी पकड़ हो गई है और अभियुक्त छूटने नहीं पाएंगे।
अभी आपने कुशाग्र की माँ की बात करी, और किसी भी माँ के लिए इससे बड़ा दुख इस पूरी दुनिया में, पूरे जीवन में नहीं हो सकता कि उनका एक बेटा चला जाए। ऐसे में हम लोग ने सुना भी है कि जब जब वो गवाही देने आई, और ख़ासकर जब कुशाग्र के कपड़ों की शिनाख्त होनी थी, उस समय उनकी हालत भी बहुत ख़राब हुई थी और बहुत फूट फूट के रोई थी और बहुत कुछ कहा था उन्होंने कोर्ट के अंदर। तो हम लोग तो उस समय मौजूद नहीं रह सकते थे, लेकिन अब आप बता सकते हैं कि क्या बात हुई थी, उनकी हालत कैसी थी, उनकी माताजी की, क्या कहा? उनकी माताजी जब आई गवाही के लिए, तो ये जो कुशाग्र के कपड़े थे तो वो बरामद तो आईओ ने करे थे अभियुक्त गणों की निशानदेही पे, लेकिन अभियोजन की तरफ से उनकी पहचान घर का व्यक्ति कर सकता है। तो हमारे मन में ये बात आई, तो हमने जो उसका बैग, उसका हेलमेट और उसके बैग में जो बॉटल, कापी किताबें और कपड़े, इन चीज़ों को हमने उनकी माता से साबित कराया कि ये आखिरी बार जब पहन के गया यही कपड़े पहने थे। तो उस समय बड़ा भावुक दृश्य हो गया, और उस भावुक दृश्य से न्यायालय भी अछूता नहीं रहा, मुझको ऐसा महसूस हुआ। और न्यायालय में बड़ा जो है दुखद जो है दृश्य उपस्थित हो गया। उनकी माँ ने उन कपड़ों को जो है बिल्कुल हृदय से लगा करके, और वो जो चित्कार थी वो भूलते नहीं भूलती है। और वो तो हमको उस समय ऐसा भी लगा कि हमारी जिम्मेदारी बढ़ गई इसके बाद से, और उस बच्चे को तो वापस नहीं बुला सकते हैं हम, मैं भी, अभियोजन, कोई नहीं, लेकिन जिसने वो काम किया है तो उसको उस अपराध की सज़ा भरपूर मिलनी चाहिए। ये उस समय हमें दृढ़ता आई मन में, तो बहुत उस समय बड़ा दुखद क्षण था। एक उनके चाचा हैं जो लगातार लखनऊ से आके कुशाग्र के पैरवी कर रहे थे। उनके पिताजी माताजी को शहर छोड़ना पड़ गया, वो चले गए थे सूरत। दूसरे शहर से आकर यहाँ पर आपने क्या महसूस किया कि मतलब उन्होंने कोई कमी नहीं छोड़ी जो हम लोग ने देखा, जबकि दूसरे शहर से आके पैरवी करनी थी? तो क्या वाकई में परिवार इतनी मुश्किलों के बावजूद लगा रहा पैरवी? हाँ, पैरवी बहुत दृढ़ थी। मतलब उनके जो चाचा सुमित हैं, तो कई बार ऐसा होता था, डे टू डे होती थी जिरह, तो यहाँ से 5 साढ़े 5 बजे निकले, लखनऊ पहुँचे, और अगले दिन 9:30-10 बजे जो है अदालत में उपस्थित। तो पैरवी बहुत गई। और कुशाग्र के पिता मनीष, वो भी बीच बीच में आते रहते थे, पूछते रहते थे, और कुछ सहयोगी उनके साथ में थे तो वो भी बहुत हेल्प करते थे, और कहीं पर भी कोई आवश्यकता होती थी तो पैरवी में कोई कमी नहीं रखी उन लोगों ने, पैरवी भरपूर करी। अब हम इस पूरे मामले की बात करें तो सुनने में ये आया था कि कोर्ट के अंदर कोर्ट ने भी कहा था कि ये फैसला एक नज़ीर बनेगा। तो क्या ये बात सही है? और दूसरी बात, अब आपको क्या लगता है कि 22 तारीख को सज़ा सुनाई जानी है, तो क्या मैक्सिमम सज़ा मिल सकती है या मिलेगी, या आपको उम्मीद है मिलने की? जो आदरणीय सुभाष सिंह साहब हमारे जो ADJ 11 हैं, उन्होंने जब जजमेंट प्रोनाउंस कर रहे थे तो उसके पहले चूँकि अदालत भरी हुई थी, और अदालत में उस समय बहुत सारे जूनियर अधिवक्ता भी थे, तो उन्होंने इस आशय से ही ये बात कही कि ये नज़ीर बनेगा, और जो नए बच्चे हैं जो प्रैक्टिस कर रहे हैं तो वो इसको कई बार पढ़ें। धारा 34 को उसमें उन्होंने जज साहब ने बहुत अच्छी तरह से डिफ़ाइन किया है, तो धारा 34 के लिए एक अच्छा जजमेंट है ये। सज़ा के बिंदु पर अब 22 तारीख यानी कल जो है सुनवाई होगी, और अभियोजन ने ये तय कर रखा है पहले से कि हम फांसी की सज़ा के लिए मांग करेंगे। बाकी निर्णय तो न्यायालय को करना है, लेकिन इस तरह की जो घटनाएं हैं उसमें फांसी दी जा सकती है, और अभियोजन फांसी की सज़ा की मांग करेगा। आपने कई बार देखा होगा कि CCTV के पास लिखा रहता है कि आप CCTV कैमरे की नज़र में हैं, लेकिन इस पूरे मामले में जितने भी अपराधी हैं, तीनों अपराधी ना सिर्फ CCTV के बल्कि CCTV के माध्यम से भगवान की नज़र में थे, और शायद वही कारण था कि आखिरकार कोर्ट ने उनको दोषी माना है। और अब देखने वाली बात ये होगी कि 22 तारीख को इन तीनों अपराधियों को कौन सी सज़ा कोर्ट सुनाती है। अनुराग अग्रवाल, TV9 कानपुर। फिनिस्टा विंडोज, ब्यूटीफुल एंड ड्यूरेबल डिजाइन्स, इंस्टॉलेशन से मेंटेनेंस की लाइफ लॉन्ग कस्टमर सर्विस। आपके घर में फिनिस्टा नहीं है तो कॉल कीजिए। Finer Finesta.